पढ़ो। Basis of accounting. There are two basic on which accounts are maintained. टॉप One, cash. टॉप जहाँ पे हेडलाइन खत्म हुआ, जहाँ पे एक लाइन खत्म हुई, वहां पे रुक जाने का मतलब हम तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेस बेस यानी पाया, अकाउंटिंग का पाया। यह अकाउंटिंग का पाया किस टाइप से चलता है, कैसे चलता है अकाउंटिंग का पाया? मित्रों, टू बेसिस है जिसके ऊपर अकाउंटिंग चलता है, अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। माइक बंद करो प्रियंका। हाँ, जब पढ़ना होता है उतने टाइम पे ही माइक चालू रखने का है, बाकी टाइम पे माइक जो है वो अपना बंद करके रखना है। चलिए फिर, व्हाट दे सेड, बेस पाया, आधार, जिस आधार पे अपना अकाउंटिंग चलता है वो बेसिस कौन से टाइप के हैं, कौन कौन से प्रकार के बेस चलते हैं, वो हम बेसिस अभी देख रहे हैं। देयर आर टू बेसिस, दो बेस है, दो पाया है जिसके आधार पे अपना अकाउंटिंग जो है वो किया जाता है, अकाउंटिंग चलता है। पहला बेसिस पढ़ो। Cash basis. Income is recorded when cash is actually received, and expenses are recorded when cash is actually paid. कैश बेसिस, रोख आधार। ये रोख आधार कैसे होता है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। हम इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश एक्चुअल मिल जाए। ये बेसिस ये बोलता है जिस दिन तुमको कैश मिल गई, जिस दिन तुम्हारे पास कैश आ गई, उस दिन हम इनकम लिखेंगे। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, और जो भी हमने खर्च किए हैं वो रिकॉर्ड होते हैं व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड, जब कैश आप एक्चुअली पे करते हैं, कैश जब आप एक्चुअली देते हैं। इसको बोलते हैं कैश बेसिस, रोख आधार। Every cash comes in the business and every cash goes out from the business is recorded. एवरी कैश कम्स इन द बिजनेस, जब जब पैसा बिजनेस में आएगा वो रिकॉर्ड होगा। हेलो, नहीं ना, बस ठीक। ये जो रिकॉर्डिंग होता है, एवरी कैश कम्स इन द बिजनेस एंड एवरी कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना। ये दोनों पढ़ के होने के बाद एक हाइब्रिड भी है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। दो है या तीन है वो भी आपको पता चलेगा। पढ़ो अगली लाइन। Under this system, only cash transactions are recorded. अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उसका मतलब लिख लो आगे अपने अपने नोट्स पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जो भी क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होंगे आर नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होंगे नहीं। सिर्फ कैश वाले रिकॉर्ड हुए हैं, क्रेडिट वाले रिकॉर्ड होंगे नहीं, आर नॉट रिकॉर्डेड। उधार व्यवहार बिल्कुल लिखना है सिर्फ कैश, रोकड़, रोकड़ा बिजनेस। ऐसी जो बेसिस होती थी दैट वाज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन वो बेसिस अब ज्यादा यूज होती नहीं है। कैश बेसिस पुरानी हो चुकी है, वो कम बिजनेस में यूज होती है। रियल बेस जो हम यूज करते हैं अब आजकल की दुनिया में, वो है अगला दिया हुआ बेसिस, 2 नंबर का बेस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अपने अपने नोट्स में देखो, नोट्स नहीं होगी तो फिर स्क्रीन के ऊपर देखो, सेकंड नंबर का बेस पढ़ो। Accrual basis. In this, cash as well as credit transaction record.
आर रिकॉर्डेड, इस बेसिस पे जो एक्रूअल बेसिस है में कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, रोक भी और उधार भी, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। पढ़ो। Income is recorded when it occurs in earn and expenses are recorded when they become payable. बराबर एकदम। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज, दैट इज अर्न। अर्न का मतलब लिखो कमाया, मराठीमध्ये कमवलं, ज्या दिवशी कमवलं, जिस दिन मैंने कमाया उस दिन रिकॉर्ड होता है, वो होता है एक्रूअल बेसिस। इनकम जिस दिन मैंने कमाई, आप बोलेंगे सर कमाई और कैश मिली इसमें डिफरेंस होता है क्या? समझ लीजिए कैसे डिफरेंस होता है। आज मैंने ये पाउच एक व्यक्ति को बिका, उसने पैसे मुझे दिए अगले महीने में, तो कैश बेसिस वाला क्या बोलता है? महीने का भी एग्जांपल देता हूं, मैंने माल बिका अगस्त में और पैसे मिले सितंबर में। अगस्त में क्या मिली हमको? अगस्त में कैश मिली क्या? नहीं, अगस्त में सिर्फ माल बिका और पैसे आए सितंबर में। तो जो कैश बेसिस है वो कैश बेसिस बोलता है कि जिस दिन आपके पास पैसे आएंगे आपने उसको इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करना है। और जो एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस बोलता है पैसा बाद में भी आए चलेगा, जिस दिन आपने ये वस्तु बिक दी, जिस दिन मैंने इसका सेल किया, उस दिन मेरी इनकम हो गई, क्योंकि अब पक्का हो गया पैसा मिलेगा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये होता है एक्रूअल बेसिस। एंड एक्सपेंसेस, वैसे ही खर्च के बारे में उन्होंने बोला। पढ़ो। एंड This basis record income and expenses as they are earned or रुको, एंड से आगे बाकी है, जहां से एक्सप्लेनेशन बाकी हो वहां पे ध्यान रखिएगा। and expenses are recorded when they become payable. यस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे? व्हेन दे बिकम पेएबल, जिस दिन वो पेएबल हुए हैं उस दिन हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल। जिनका आज पहला भी दिन है उनको भी बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए अब एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूं। सिंपल बात, मुझे बताइए मार्च महीने का टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप मार्च महीने में भरते हैं या अप्रैल महीने में भरते हैं? अप्रैल। अप्रैल सर। अप्रैल महीने में भरते हैं। तो बताइए वो खर्च कौन से महीने का पकड़ा जाना चाहिए, मार्च का या अप्रैल का? मार्च का। लेकिन मैंने पैसे अप्रैल में का। कुछ लोग टाइप करके भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। मित्रों, अगर कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग है तुम्हारी, जो ज्यादा यूज नहीं होती है, तो उसमें मैंने अप्रैल महीने में बिल भरा तो वो खर्च अप्रैल महीने का पकड़ा जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस जो हमारी रियल बेसिस है, जिसके ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस ऐसा बोलता है कि वो जिस महीने से रिलेटेड है उसी महीने में उसका रिकॉर्डिंग करना है, वो खर्च उस महीने का पकड़ा जाएगा। दैट विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ ओनली। अगला एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग, मेरे क्लास में काम करने वाले टीचर्स, इनका अगस्त महीने का सैलरी मैं सितंबर महीने में देता हूं। अगस्त की सैलरी सितंबर को दी जाती है, सितंबर की 2 तारीख 3 तारीख को।
तो मुझे बताइए वो खर्च कौन से महीने का पकड़ा जाएगा, अगस्त अगस्त या अगस्त अगस्त बोल रहे हैं सभी लोग? कैश बेसिस से हेलो, सितंबर। बराबर सर बोलिए सितंबर। मित्रों। इसका रियल आंसर है अगस्त, अगस्त, क्योंकि हमारे पास एक्रूअल बेसिस है अकाउंटिंग, और एक्रूअल बेसिस के अनुसार इट मस्ट गो इनटू द अगस्त। बट अगर कोई गलती से नहीं, कोई जिसको ज्ञान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करे तो ही विल रिकॉर्ड इट इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि मैंने एक्चुअल में सैलरी सितंबर महीने में पे की है, तो ये सितंबर के अंदर रिकॉर्ड होगा। बात आप लोगों को अब क्लियर समझ में आ गई होगी। एक्रूअल बेसिस मतलब जिस दिन वो खर्चा पेएबल हो गया उस दिन रिकॉर्ड हो गया। पर अगली लाइन दिस बेसिस से This basis record income and expenses as they are earned are incurred as and not as per amount received or paid. मित्रों अमाउंट के आगे रिसीव्ड शब्द है। दिस बेसिस रिकॉर्ड्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इस बेसिस में इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। कब रिकॉर्ड होते हैं? एज दे आर अर्नड। अर्न का मतलब लिखो कमाया, मराठी मध्ये कमावणं। जिस वक्त मैंने उसको कमाया, ज्या दिवशी मी ते कमवलं त्या दिवशी। और इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है लागने, लग गया। खर्चा जो होता है ना वो इनकर्ड होता है, और इनकम जो होती है वो अर्न होती है। अर्न यानी कमाई करते हैं हम लोग इनकम का। इनकम इज ऑलवेज अर्न एंड एक्सपेंसेस दे आर इनकर्ड, जिस दिन वो हुआ। एंड नॉट एज पर अमाउंट रिसीव्ड और पेड। अमाउंट कब रिसीव हुई या कब पे हुई दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अमाउंट कब आई कब गई दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। किस दिन कमाया और किस दिन खर्चा लगा वो इम्पोर्टेंट है। ये हो गए एक्रूअल बेसिस। अब किसी को कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में, अच्छा लास्ट वाली एक लाइन बाकी है, पढ़ो। This is also known as mercantile basis of accounting. नो प्रॉब्लम, जैसे आए वैसे पढ़ो। दिस इज also known as mercantile basis of accounting. mercantile यानी व्यापारी पद्धत। व्यापारी पद्धत है एक्रूअल पद्धत। एक्रू होना, कमवणे किंवा गमावणे, कमाना या लगना। और कैश बेसिस का मतलब है कैश आना और कैश जाना, वो होती है कैश बेसिस। अब हम आते हैं थर्ड बेसिस की तरफ। अगला लड़का आयुष, आयुष विल रीड, पढ़ो। Mixed hybrid basis. थर्ड नंबर में है मिक्स, This is combination of मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। मिक्स्ड का मतलब है मिश्र, और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब भी वही होता है, दोनों का मिश्रण, दोनों है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। मिश्र पद्धत, हाइब्रिड पद्धत जो होती है वो। अब ये क्या है मिक्स पद्धत या हाइब्रिड पद्धत, पढ़ो। this is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब बोलोगे सर दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? एक नंबर में जो हमने देखी थी कैश बेसिस, और 2 नंबर में जो हमने देखी एक्रूअल बेसिस, इन दोनों बेसिस का ये कॉम्बिनेशन है, और वो भी आज की दुनिया में इस्तेमाल होता है, पहले अलाउड नहीं था।
पहले आप लोगों को पता है जब आप फॉर्म भरने जाते थे, एग्जाम का फॉर्म, कोई भी फॉर्म, तो वहां पर 2 ही कॉलम होते थे। कौन से 2 कॉलम होते हैं फॉर्म भरते वक्त? अबाउट द सेक्स, मतलब मेल या फीमेल, ऐसे 2 कॉलम होते थे। बराबर याद है सभी को? Yes, sir. लेकिन अब उसके अंदर तीसरा टाइप भी आ गया है, मेल फीमेल मिक्स मेल। मिक्स मेल ऐसे नहीं, उसको शब्द है, क्या शब्द होता है उसको? Others. Others. Transgender. हाइब्रिड। मित्रों, अदर्स आता है, नहीं तो ट्रांसजेंडर ऐसा आता है। तो अब 3 अलाउड है। वैसे ही ये जो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में 2 बेसिस बोले, अब उसकी जगह 3 बेसिस, तीनों को मान्यता अब मिल चुकी है, तीनों प्रकारों को मान्यता मिल चुकी है। सो देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंट्स। उसमें से हम तीसरा बेसिस अभी देख रहे हैं, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को नाराज नहीं किया उसने। पढ़ो। Under under this mixed basis of accounting, both cases basis and accrual basis are followed. अंडर दिस मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ के आगे टाइप करते वक्त ऑफिस की लड़की ने उसको स्पेलिंग बराबर नहीं टाइप किया। आप लोग बराबर स्पेलिंग कर लो अपने अपने नोट्स के अंदर, ये मैंने करेक्शन कर दिए यहाँ पे। अंडर दिस मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये जो मिक्स्ड बेसिस है अकाउंटिंग का, बोथ कैश बेसिस जो 1 नंबर में था एंड एक्रूअल बेसिस जो अभी हमने 2 नंबर में देखा है, आर फॉलोड। वो दोनों की दोनों फॉलोड होते हैं, वो दोनों की दोनों यूज होते हैं। आगे Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. रेवेन्यूज एंड एसेट, रेवेन्यू यानी इनकम, एसेट यानी मालमत्ता, आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, कैश बेसिस के आधार पे रिकॉर्ड होते हैं। मतलब जब इनकम की बात आती है, रेवेन्यू का मतलब लिख लो साइड में इनकम, और एसेट यानी मालमत्ता, ये रिकॉर्ड की जाती है कैश बेसिस पे। जिस दिन उसका कैश में पैसा आता है तभी रिकॉर्ड होते हैं कैश बेसिस पे। जिस दिन मुझे सामने वाले से कंफर्म इनकम मिल गई, कैश बेसिस। और एसेट भी जब रियल आप खरीदी करोगे, कार सच्ची में ली तभी लिखने का, जब उसके लिए पैसा दिया तभी लिखने का। आगे The laws in India prohibits the use of this method. यहाँ पे शब्द है whereas, whereas से जो बाकी एक्सप्लेनेशन, whereas expenses are generally taken on accrual basis। टेकन या टेकन की जगह आप रिकॉर्डेड शब्द भी डाल सकते हैं, लिख लो टेकन की जगह recorded ऐसा शब्द डालो। whereas expenses are generally recorded on the accrual basis। accrual basis पे उसका रिकॉर्डिंग होता है, जो भी खर्च है वो। बस इनकम कैश बेसिस, खर्चा एक्रूअल बेसिस। आगे But the laws in India prohibits the use of this method. लेकिन भारत में जितने भी कानून हैं, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्ट है, प्रोहिबिट का मतलब लिखो प्रतिबंध, द यूज ऑफ दिस मेथड, इस मेथड को यूज करने में उन्होंने प्रतिबंध डाला हुआ है। दे आस्क नॉट टू यूज द हाइब्रिड मेथड, बट इन द वर्ल्ड हाइब्रिड मेथड यूज होती है। इंडिया में भी अभी अलाउड होगी धीरे धीरे, बिकॉज इट इज द नीड, ये जरूरत है। इनकम, माल बिक दिया लेकिन सामने वाले ने अगर पैसे ही नहीं दिए तो कैसे इनकम होगी?
इसके लिए वो मेथड भी अभी धीरे धीरे अलाउड होगी इंडिया में, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग, आज के लिए मिक्स सिस्टम यूज करना अलाउड नहीं है। हाँ, पढ़ाई के लिए अलाउड है, थ्योरी के लिए अलाउड है, लेकिन यूज करना अलाउड नहीं है। ये जो 3 मेथड्स हमने देखी, अब इनके ऊपर आपके कोई सवाल होंगे तो पूछिएगा। एनी क्वेश्चन ऑन द 3 बेसिस? और उसको मैंने डायग्राम के रूप में डाला हुआ है, नाम लिख के दिए हैं और अच्छी सी सुंदर सी डायग्राम पे नजर घुमाई कि आपको आंसर पता चल गया, नाम पता चल गए। इस तरीके से हम लोगों ने दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फीचर्स वाले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इतना फीचर्स वाला पॉइंट होता है, ये एक फीचर और अगली फीचर्स, उसके साथ अपना ये पार्ट कंप्लीट होता है और फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाले भाग की तरफ, एक्चुअल प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है वो देखना शुरू करेंगे। पढ़ो। Features oblique qualitative characteristics of accounting information. अब इसके आगे अगला व्यक्ति जो है वो पढ़ेगा, नेक्स्ट व्यक्ति जिनको पढ़ना है वो यहाँ पर आना है, वो उन्होंने पढ़ना है। एक ने सवाल पूछा टाइप करके कि भारत में ये तीसरी मेथड क्यों अलाउड नहीं है। उसके पीछे का कारण बोलता हूं कि इंडिया में उनको टैक्स कैलकुलेशन इजी जाए, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़े उनका, इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को रिकॉर्ड करने से मना किया हुआ है। गवर्नमेंट अपना टैक्स देखती है, टैक्स ज्यादा मिलना चाहिए, हाइब्रिड बेसिस में टैक्स कम मिलता है उनको और बाकी दोनों बेसिस में टैक्स ज्यादा मिलता है। इसके लिए हाइब्रिड मेथड जो है वो डिसअलाउड है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण ऐसा है कि भारत में विश्वास पे बिजनेस चलता है। विश्वास पे बिजनेस चलता है मतलब क्या कि अगर हमने माल बिका है तो सामने वाला पैसे देगा ही देगा। हम लोग देने वाले लोग हैं, डुबाने वाले लोग हम लोग नहीं है। इसके लिए हाँ, पहली फीचर पढ़ने का काम। यस, हु विल रीड? विराज, विराज इज देयर? पढ़ो विराज। Features oblique quantitative characteristics of accounting information. First, relevance of accounting information. फीचर्स वैशिष्ट्य, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणवत्तात्मक लक्षण या गुणवत्तात्मक वैशिष्ट्य ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ये गुणवत्तात्मक लक्षण क्या है? सबसे पहले रेलिवेंस, रेलिवेंस चाहिए। रेलिवेंस मतलब क्या? कौन बताएगा? रेलिवेंस, रेलिवेंट मतलब क्या होता है? संबंधित। बराबर, रिलेवेंट है, रेलिवेंस है। इसका एक मतलब लिखो उपयुक्त और दूसरा मतलब है संबंधित। यहाँ पे उपयुक्तता, वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए रेलिवेंट है। रेलिवेंट है मतलब आपके लिए उपयुक्त है। पढ़ो। The relevant accounting information must be capable for making difference in decision by helping users to form predictions about all outcomes of past, present, and future events, or to confirm or correct expectations. The relevant accounting information, अकाउंट की माहिती, अकाउंट के अंदर की इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन, उसकी वजह से आपके निर्णय में फर्क पड़ना चाहिए। बाय हेल्पिंग द यूजर्स, यूजर्स के बाद फुल स्टॉप करेंगे हम लोग, वाक्य छोटा करेंगे। यूजर्स के बाद कर दो फुल स्टॉप और टू फॉर्म में टी बड़ा कर दो। मित्रों, यूजर्स को
डिसीजन लेने में सहायता हो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंट्स देखकर यूजर जो है वो रियल डिसीजन ले सकना चाहिए, उसको रियल डिसीजन लेते आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फॉर्म द प्रेडिक्शन, फॉर्म का मतलब लिखो मेक, करना, प्रेडिक्शन मतलब अंदाज, अबाउट द आउटकम्स का मतलब लिखना है रिजल्ट्स, आउटकम्स यानी रिजल्ट्स, किस किस के रिजल्ट्स, किस किस के बारे में रिजल्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल का रिजल्ट, प्रेजेंट वर्तमान, और फ्यूचर यानी भविष्य के इवेंट्स। और टू कंफर्म, करेक्ट शब्द कट कर दो और शब्द कट कर दो, और टू कंफर्म एक्सपेक्टेशन, इतना ही शब्द रखो, बहुत इजी ध्यान में रखने के लिए। मित्रों यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं अबाउट द आउटकम यानी रिजल्ट जो आने वाले हैं। पास्ट में क्या रिजल्ट हुआ, उसके आधार पे प्रेजेंट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब के ऊपर हम लोग अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सही है तो वी कैन मेक अ गुड प्रेडिक्शन। एंड टू कंफर्म द एक्सपेक्टेशन यानी अंदाज, हम बिजनेस करते हैं कुछ एक्सपेक्ट करके, एक्सपेक्टेशन के साथ। फैक्ट्री वाले उत्पादन करते हैं, होलसेलर खरीदी करते हैं, रिटेलर खरीदी करते हैं, माल दुकान में माल लाके रखते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा इतना माल जो है वो बिका जाएगा, वी विल एबल टू सेल दिस मच ऑफ गुड्स, इतना माल हम लोग बिक सकते हैं, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन है, ऐसा उनको लगता है। इसके लिए आगे, All the accounting information related by books of accounts and financial reports must be relevant. ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिलेटेड शब्द निकाल के उसको और एक अच्छा शब्द डालते हैं, शोन, लिखो शोन बाय। जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है विच इज शोन बाय, जो दिखाई गई है बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के बुक्स के द्वारा, एंड फिनेंशियल रिपोर्ट्स, और जो आपके आर्थिक रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट मतलब अहवाल, आर्थिक अहवाल रिपोर्ट्स, मस्ट बी रिलेवेंट, वो उपयुक्त होने चाहिए, दे मस्ट बी यूजेबल, मुझे डिसीजन लेते वक्त वो यूज करते आने चाहिए, दे मस्ट बी रिलेवेंट। आगे, The accounting should not include unnecessary or irrelevant information. द अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग के अंदर शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अननेसेसरी अनावश्यक, इररिलेवेंट अउपयुक्त, या जो आवश्यक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ऐसी चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर उपयुक्त नहीं है, ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत सिंपल है, मैंने पीछे बोला था आपको, एसेट मालमत्ता। हम जब लोगों को बोलते हैं मेरे पास एसेट है, कार, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ओके, लेकिन आप अगर उसके अंदर कैलकुलेटर डालोगे, स्टेपलर डालोगे, पंचिंग मशीन डालोगे, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इससे डिसीजन लेने में कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करना है। आगे, Every information is said to be relevant, which would have changed the outcomes of the business if disclosed. That is, all must have timelessness, detective, and feedback value. एवरी इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलेवेंट। अब कैसे डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं है, उपयुक्त है या नहीं है? मुझे बताओ, न्यूज़पेपर में इतने सारे न्यूज आते हैं, वो आप सारी की सारी न्यूज पढ़ते हैं क्या? बोलो फटाफट। नहीं सर। नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन? काय काय उपयुक्त नाही राहत.
मित्रों, every information is said to be relevant which would have changed the outcome of the business if disclosed. Disclose का मतलब लिखो, डिस्क्लोज करना यानी दर्शाना, दाखवणे, दिखाना. वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है which would have changed the outcome of the business. outcome का मतलब लिखो रिजल्ट, जिससे बिजनेस के रिजल्ट के ऊपर असर होने वाला है. वो इंफॉर्मेशन सबसे यूजफुल होती है. मुझे बताइए, सामने वाले के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान आग लगने की वजह से हो गया है, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए. ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है. क्या ये जानना जरूरी है उनके ऑफिस में फर्नीचर जो है वो पुराना है? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट चीज वो होती है जो आपके डिसीजन पे असर करती है. दैट इज, इसको क्या करता हूं मैं, दैट इज की जगह इट मीन्स नया वाक्य शुरू कर देते हैं. छोटे छोटे वाक्य में करके देता हूं नोट्स के अंदर वापस. इट मीन्स, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन. ऑल शब्द निकाल दो. मस्ट हैव, बहुत इजी वाक्य. इट मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टाइमलीनेस. टाइमलीनेस का मतलब लिखो वक्त पर, समय पर, वेळेवर. डेडिकेटेड. डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, संबंधित इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड फीडबैक वैल्यू, फीडबैक, उसमें से हम लोगों को फीडबैक मिलना चाहिए. फीडबैक का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. फीडबैक का मतलब क्या? क्या बोली फीडबैक का मतलब तुम? किसी चीज का हम फीडबैक देते हैं. फीडबैक देते हैं यानी उसके प्रति अपनी जो राय है, अपना जो उसके प्रति क्या बोल सकते हैं हम लोग, मानना है, राय, अभिप्राय सर. अभिप्राय, मत. यस, फीडबैक मतलब लिखो मत, वैल्यू, उसको ये वैल्यूज होनी चाहिए. ओपिनियन. बराबर. वक्त पर होनी चाहिए, डेडिकेटिव समर्पित होनी चाहिए, और फीडबैक वैल्यू होनी चाहिए. परफेक्ट. नई स्टूडेंट है, उसने भी आज आंसर दिया, बहुत ही परफेक्ट. न्यू स्टूडेंट्स आर आल्सो एबल टू गिव आंसर. फिर भी बता देता हूं, पूरे अकाउंट के सिलेबस का ये सबसे बोरिंग पार्ट होता है, बिकॉज इट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट. बहुत डिफिकल्ट होती है. बहुत जगह पे ये पहले पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन आपके कॉलेज में जो पहली एग्जाम होती है उसमें ये लगता है. इसके लिए वी स्टार्टेड विद दिस. वापस तुरंत